हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8, जो कि है प्लीजेंट ज़मींदार एंड द स्टेट। स्टार्ट करते हैं। प्लीजेंट लैंडलॉर्ड एंड स्टेट्स। तो फार्मर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आता है। सिटी की जो बेसिक यूनिट है वो काफ़ी सारे विलेजेस होते हैं जिसके अंदर फार्मर्स रहते हैं। फार्मर्स वर्क करते हैं पूरे साल, ये इंश्योर करते हैं कि उनकी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो फील्ड में। फार्मर्स फ्लो करते हैं, सीड को सॉ करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को जब तक क्रॉप राइप नहीं हो जाती। इसके अलावा जो फार्मर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं अदर कॉमोडिटीज़ जैसे शुगर, ऑयल एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर जो है वो हर जगह नहीं हो सकता सेम तरीके से, कि इसके काफ़ी सारे रीजन है, जैसे कि कुछ एरिया ड्राई होते हैं, कुछ एरियाज़ में रॉकी एरिया होते हैं और कुछ एरियाज़ ही फर्टाइल होते हैं जिसमें से। नेक्स्ट बात करते हैं लुकिंग फॉर द सोर्सेज की। तो फार्मर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से हमारे को उनके बारे में काफ़ी लिटिल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जो हमारा मेन सोर्स है एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में जानने का, ये 16-17 सेंचुरी की तो एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है आईने अकबरी। ये लिखा है अबुल फजल ने, जो कि अकबर के कोर्ट पोएट थे। मेन ऑब्जेक्टिव आइन का ये है कि वो प्रेजेंट करता है अकबर के एम्पायर का स्ट्रक्चर, और जिसके अंदर रूलिंग क्लासेस जो रहती है हमारे सोशल हार्मनी में, उसके बारे में बताया गया। इस अकाउंट में हमारे को पता चलता है फार्मर्स और फील्ड के बारे में। कोई भी अगर रिबल होता है मुग़ल स्टेट के अगेंस्ट तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। नेक्स्ट जो सोर्सेज हैं वो हमारे को मिले हैं। सोर्सेज के अंदर हमारे को मुग़ल कोर्ट के बारे में पता चलता है। ये डॉक्यूमेंट हमारे को गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिले हैं 17-18 सेंचुरी में, जो कि हमारे को डिटेल इन्फॉर्मेशन बताते हैं गवर्नमेंट के इनकम के बारे में। कुछ दूसरे सोर्स हैं जो कि हमारे को मिले हैं, जिनसे हमारे को प्रेजेंट का व्यू के बारे में पता चलता है कि वो स्टेट के टूवर्ड्स क्या सोचती थी। नेक्स्ट जस्टिस जो है एक्सपेक्ट किया जाता था स्टेट से। इरिगेशन और टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रेजेंस थी लेबर्स की, मोबिलिटी ऑफ फार्मर्स की, जो कि कंटिन्यू करते हैं अपना एक्सपेंशन एग्रीकल्चर का। प्राइमरी पर्पस क्या था फार्मिंग का? लोगों को फीड करना। क्रॉप्स जो थी डेली नीड होती है, जैसे कि राइस, वीट, जौहर एक्सेट्रा, ये उगाई जाती थी। नेक्स्ट जो राइस थी वो ग्रो करते थे कुछ एरियाज़ में जहाँ पे रिसीव होता था 40 इंचेस रेन हर साल होती थी। यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता था वीट, जौहर, मिलेट्स का, और प्रिवेंट किया जाता था इस एरिया में कि लेस रेनफॉल हो। इरिगेशन वर्क जो है सपोर्ट करता था बाय द स्टेट। इंडिया के अंदर आप देखोगे स्टेट ने काफ़ी सारे न्यू कैनाल्स बनाए थे, ड्रेन्स बनाए थे, और जितने भी ओल्ड कैनाल्स थे वो रिपेयर कराया था। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे शाहजहाँ के टाइम पे शाह कैनल बनाया था उन्होंने पंजाब में। फार्मर्स जो थे वो प्लो करते थे, कैटल करते थे, रो करते थे फार्मिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत एंड हेड्स की। तो पंचायत यूजुअली इम्पॉर्टेंट होता था और में काफ़ी इंपॉर्टेंट पीपल होते थे विलेज के। ये ओन करते थे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। विलेज के अंदर आप देखोगे अलग अलग तरीके के कास्ट वाले लोग रहते थे। डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमारे को विलेज में। और पंचायत छोटे जितने भी बड़े छोटे डिस्प्यूट होते थे विलेज के अंदर वो सेटल करती थी पंचायत के। जो डिसीजन थे वो हर कोई एक्सेप्ट करता था। पंचायत के हेड को हम हेडमैन बोलते हैं, जिसको हम मुकाद और मंडल भी बोलते हैं। जो चीफ होता था उसको इलेक्ट किया जाता था हमारे विलेज के एल्डर से। जो चीफ होता था वो तब तक ही अपनी पोजीशन में रहता था जब तक विलेज के एल्डर्स को उसके अंदर भरोसा रहता था, कॉन्फिडेंस रहता था। जो चीफ की पोस्ट होती थी वो उसका काम होता था इनकम के अकाउंट को बनाना और जितना विलेज का एक्सपेंस है उसको सुपरवाइज करना। जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पंचायत के, उसमें देखा जाता था जितने भी कॉमन ट्रेजिडीज़ है, हमारी ट्रेजरीज है विलेज की, हर पर्सन की कंट्रीब्यूट करता था। दूसरी तरफ ये जो फंड था डील करता था नेचुरल कैलामिटीज़ से, जैसे फ्लड वगैरह। और जो कम्युनिटी होती थी विलेज की वो वर्क करती थी डैम्स को बनाने में, कैनल्स के डिगिंग के लिए, और ये भी सब भी किया जाता था। एक मेन फंक्शन पंचायत का इंश्योर करना कि जो लोग हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के विलेज के अंदर अपने लिमिट्स में रहे। रूरल आर्टिसंस की बात करें विलेज के अंदर अगर आप देखोगे तो वो मंडल के विजन के अंदर की जाती थी कि कोई कास्ट के बाहर शादी ना करें। ऐसे हमारे को सर्वे देखने को मिला है जिससे हमारे को पता चला कि एक मराठा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ विलेज आर्टिसंस थे उस टाइम पे। ये पता चला इस प्लेस में 25% जो थे टोटल हाउस होल्ड्स आर्टिसंस थे। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था डिफरेंस
पता लगाना फार्मर्स कौन है आर्टिसंस के बीच में, क्योंकि ये जो दो लोग थे ना, फार्मर्स जो थे वो आर्टिसंस भी होते थे, हैंडीक्राफ्ट और फार्मिंग। फार्मर्स के पास जब कोई काम नहीं होता था तब वो हैंडीक्राफ्ट करते थे। रूरल आर्टिसंस की बात करूँ तो इसमें पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, बार्बर्स, इवन गोल्ड स्मिथ्स भी जो होते हैं ना, वो अपने सर्विसेज रेंटेड करते हैं लोगों को विलेज के अंदर। तो जो विलेजर्स है ना, वो एक पार्ट देता है अपने क्रॉप का और पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न देता है। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन इन एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर आप देखोगे वुमेन जो है वो मैन के साथ साथ काम करती थी, जैसे फील्ड को प्लो करने में, सोइंग करने में, फीडिंग, हार्वेस्टिंग देखोगे आप। अब जैसे स्मॉल यूनिट हमारी ग्रो होती है इंडिविजुअल फार्मिंग में, फार्मर्स के अंदर, तो यहाँ पे जेंडर डिस्टिंक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। वुमेन्स जो थी वो हाउस होल्ड के क्योस में काम करती थी, मेन जो थे वो वर्क करते थे आउटसाइड में। वेस्टर्न इंडिया में आप देखोगे मेंस्ट्रुएशन, जब वुमेन की मेंस्ट्रुएशन होती थी तब उसको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो हॉल या फिर पॉटर व्हील को टच करें। साइमल्टेनियसली आप वुमेन को देखोगे बंगाल में अलाउ नहीं किया जाता था एंटर करना पान के गार्डन में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वुमेन जो थी उसका एक बिग हैंड था हैंडीक्राफ्ट वर्क में। वुमेन जो थी उसको इक्वल राइट मिलता था प्रॉपर्टी में। फार्मर और आर्टिसंस वुमेन यूज़ करते थे अपने होम में और मार्केट में, वर्क करते थे जब ज़रूरत होती थी। वुमेन्स जो थी वो देखा जाता है कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज सोसाइटी में, क्योंकि वुमेन जो थी वो बर्थ देती थी चिल्ड्रंस को। इन रूरल सेक्स की बात करूँ, मैरिज जो थी वो रिक्वायर करती थी पेमेंट, जो ब्राइड का ना प्राइस दिया जाता था डॉरी से अलग। डॉरी में क्या होता है, दहेज लड़की वाले लड़कों को देते हैं, लेकिन ब्राइड का प्राइस यानी लड़के वाले लड़की को देते थे, ब्राइड प्राइस कहते हैं। मैन जो होता था वो हमारे हाउस होल्ड का हेड होता था। ये एक स्पीशीज ऑफ इनफिडेलिटी में क्या होता था, वुमेन्स पनिश की जाती थी कभी कभार, सेवर्ड। जंगल और क्लैन की बात करें तो हमारे को रूरल इंडिया में भी लोगों की सेटलमेंट देखने को मिलते हैं जो कि मच ऑफर करते हैं हमारे एग्रीकल्चर को, एक्सेप्ट डीपली कल्टिवेटेड रीजन में, जैसे कि नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में। वास्ट ट्रैक्ट्स देखने को मिले हमारे को लैंड में, जो कि कवर था हमारे फॉरेस्ट और स्क्रब से। जो वर्ड है वाइल्ड, वो यूज़ किया जाता था जो लोग जंगल्स में रहते थे। तो जो वर्ड था वो रेफर था लोगों के लिए जो फॉरेस्ट में रहते थे, प्रोड्यूस करते थे, हंटिंग करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। ये लोग सीजन्स के अकॉर्डिंग मूव करते थे, कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट। स्प्रिंग में, समर में ये फिशिंग करते थे, फार्मिंग करते थे मॉनसून में, और हंटिंग करते थे ऑटम में। नेक्स्ट बात करें ज़मींदार की, तो विलेज के अंदर कुछ ऐसे लोग रहते थे जिनको हम ज़मींदार कहते हैं। इनकी इनकम आती थी एग्रीकल्चर से, लेकिन ये एग्रीकल्चर की फील्ड में वर्क नहीं करते थे। ये जो ज़मींदार थे विलेज के अंदर, ये ओनर थे लैंड के। एक रीज़न था इनका स्टेटस का इंक्रीज़ होने का, ज़मींदार की कास्ट का। अदर रीज़न जो कि प्रोवाइड करता है सर्टेन सर्विसेज स्टेट को, ड्यू टू इनका हाई स्टेटस रूरल सोसाइटी में इनको एक स्पेशल सोशल इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ज़मींदार जो है वो यूज़ करते थे लेबर्स को अपने लैंड में वर्क कराने के लिए, और ख़ुद काम नहीं करते थे अपने लैंड में। ज़मींदार जो है वो अपनी लैंड को सेल नहीं करते थे, लेकिन अगर उनकी विश हो तो वो किसी और को दे देते थे। तो सेकंड फीचर आपको ज़मींदार का देखने को मिलता है कि स्टेट के बिहाफ में विलेजर्स से टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि ये जो ज़मींदार थे फाइनेंशियल कंपनसेशन का यूज़ करते थे। ज़मींदार के खुद के अपने ट्रूप्स थी जिसके अंदर कैवलरी, आर्टिलरी, फुट सोल्जर्स आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। तो जो भी लैंड से रेवेन्यू आता था वो इकोनॉमिक फाउंडेशन होती थी मुगल एम्पायर की। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करें वो क्रिएट होती थी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, और रेवेन्यू कलेक्शन रिस्पॉन्सिबल था स्टेट के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, जो कि रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता था, और रेवेन्यू ऑफिसर था जो कि एंटर करता था हमारे फार्मिंग के वर्ल्ड में। टैक्स जो था वो फिक्स था, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि कलेक्ट करते थे लैंड की इन्फॉर्मेशन से। 2 फेसेस में डिवाइड किया गया लैंड रेवेन्यू को। फर्स्ट जो असेसमेंट होती है, और जो सेकेंड एक्चुअल रिकवरी। एक तो आपने असेसमेंट क्या होती है कि आपने असेस कर लिया, अच्छा ये इतने इतने लोगों से आपने लेना है और इतना इतना लेना है, तो ये असेसमेंट किया। और एक्चुअल रिकवरी यानी कि मिल गया आपको वो, तो एक्चुअल रिकवरी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं द डिपॉजिट वॉज द प्रिस्क्राइब अमाउंट एंड द अमाउंट रिसीव वॉज एक्चुअल द अमाउंट रिकवर। यही है जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अकबर ने ऑफ़र कर रखा था विलेज के लोगों को कि आपको जो ये पैसे हैं, जो टैक्स है, या तो आप वो कैश की फॉर्म में दो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप काइन की फॉर्म में दे सकते हो। काइन की फॉर्म में यानी कुछ क्रॉप्स दे दिया आपने। नेक्स्ट आता है हमारा सिल्वर फ्लक्स। ये ओपनिंग थी न्यू वर्ल्ड की थ्रू ट्रैवल्स 16-17 सेंचुरी में, जिससे एक ह्यूज एक्सपेंशन आता है हमारे एशिया की ट्रेड में, स्पेशली इंडिया और यूरोप के साथ। यहाँ पे आप अनदर जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखोगे जो कि हमारे मैट्रीटाइम ट्रेड में आती है,
के न्यू गुड्स स्टार्ट होने लग गए थे। लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्वर हमारे को एशिया से मिलता था, जो कि हम पे करते थे गुड्स के लिए, ताकि गुड्स हमारे कॉन्टीन्यूसली एक्सपोर्ट हो यूरोप के साथ। सो ये एक अच्छी चीज़ थी हमारे इंडिया के लिए कि हमारे पास कोई भी नेचुरल सिल्वर सोर्सेज नहीं था। तो यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।